हो गया। चलो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में पढ़े थे, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, साइंस के बारे में पढ़े थे। साइंस के बारे में हमने पढ़ा था कि साइंस किस वर्ड से बना है, साइंटिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। टू नो मतलब जानना। तो मैंने बताया था कि अगर किसी तरह की जानकारी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये बताया था ना, किसी तरह की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो तुम अगर समाज के बारे में जानने लगे तो सामाजिक विज्ञान, ठीक है। घर के बारे में, खाना बनाना जान गए तो गृह विज्ञान, ठीक है। तो किसी तरह की जानकारी को क्या कहते हैं, विज्ञान। तो मैंने इसमें एक बात बताया था कि साइंस जो होता है ये किस वर्ड से बना है, साइंटिया वर्ड से। किस वर्ड से बना है, साइंटिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। टू नो मतलब जानना, ठीक ना। टू नो मतलब जानना। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे तुम लोग किसी के मन के बारे में जान गए तो मनोविज्ञान हो गया, ठीक है। मन के बारे में जान गए तो मनोविज्ञान, ठीक ना। तो जानने को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और ये जब जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो हम लोग क्या किए, इसको बहुत सारे भागों में बांटे ना। तो जिसमें से हमको एक भाग पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, ठीक है। ये सब बात पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लिया जाए। फिजिक्स, जो फिजिक्स है वो किस वर्ड से बना है, फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से बना है, ठीक ना। और फ्यूसिस का मतलब होता है क्या, नेचुरल नहीं, नेचर, ठीक ना। और नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। नेचर का मतलब प्रकृति। फिर मैंने बताया था कि ये जल्दी जल्दी चल रहा है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बात पढ़े थे, जैसे सूर्य का उगना, बारिश का होना, ठीक है, रेनबो बनना, फिर जाके गर्मी ठंडी, ये सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया था कि प्रकृति जो होता है, प्रकृति में किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो 3 लोग थे। कितने लोग थे, 3 लोग। एक तो थे हमारे संत, कौन थे, संत। और एक कौन था, चीनी मतलब चाइनीज लोग, चाइना के लोग। और एक कौन थे, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ठीक ना। तो संतों के हिसाब से मैंने बताया था कि पूरी दुनिया कितने चीज़ों से बनी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पहला क्या था, पृथ्वी, फिर आग, फिर जल, फिर वायु, फिर और आकाश, और कुछ था, 5 हो गया ना। और मैंने बताया था कि हम लोग का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम लोग का शरीर भी क्या बना है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक ना। जल, अग्नि, वायु, आकाश। पैर, घुटने के नीचे वाला भाग पृथ्वी, और घुटने से कमर वाला भाग जल, और घुटने से ये जठर, अग्नि, यहीं पे खाना पचता है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भाग वायु, और यहाँ से क्या होता है, आकाश, ठीक ना। तो संतों के हिसाब से, संतों का टारगेट यही होता है कि हमारे अंदर जो प्राण है ना, प्राण को आकाश में स्थापित कर दिया जाए। आकाश में मतलब दिमाग में, तो बस वही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। प्राण शरीर का प्राण है ना, प्राण मतलब समझ लो, जिसकी वजह से हम लोग, मेरे अंदर क्या है, हम जो है वो प्राणी ना है। अब प्राण को कहाँ स्थापित करने का कोशिश किया जाता है, सर में, आकाश में, इसी को आकाश कहा जाता है। और वहाँ पे स्थापित हो गया तो तुम क्या हो गए, परम आत्मा हो गए, ठीक ना। चलो अभी प्रवचन नहीं देना हम लोग, ठीक ना। चलो इसके बाद चीनी क्या कहते थे, चीनी लोग कहते थे कि एक बहुत बड़ा पिंड क्या हुआ, टूटा, और टूटने के बाद ये 2 भागों में टूटा, ठीक ना। कितने भागों में, 2 भागों में टूटा। और जब टूटा तो इसके बीच में किसका जन्म हुआ, एक इंसान का जन्म हुआ। और ये इंसान क्या होता था, हर दिन 4 फीट बढ़ता था, और ये लगभग 4000 साल तक जीवित रहा, और 10,000 साल तक जीवित रहा। और आसमान भी 10,000 साल तक उतना ही ऊपर जाता गया। और इसके बाद ये जब मरा तो मरने की वजह से मरा, तो जब मरा ये, तो इसके सर के फटने से सूर्य और चंद्रमा बने, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा बने, नदी, खून से नदियाँ बनी, बालों से इसके जंगल बने, ठीक ना। तो देखते रहना उसमें, ठीक ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो बात समझ में आ रहा है, हाँ।
तो ये क्या हो रहा है, चीनी लोग का कहना ये था, ये बात, हाँ, पिंड था, टूटा, उसके बीच में मनुष्य का जन्म हुआ और उस मनुष्य का 4 फीट रोज बढ़ता था, 4 फीट रोज बढ़ता था, और 4 फीट बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक दिन 10,000 साल बाद मरा, और ऐसे पूरा आसमान बड़ा हो गया, और मरने के बाद शरीर से इसका क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा बना, नदियाँ बनी और जंगल बना। और ये बात गलत है, तुम लोगों को लग रहा है देख के कि प्रकृति ऐसे बना नहीं होगा। तो ये बात जो है हमारा, ये चाइनीज़ लोग इसको अपना भगवान कहते हैं, ये तो बात हो चुका था। अब वैज्ञानिक क्या कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी दुनिया किससे बनी है, पदार्थ और ऊर्जा से। देखो याद है, तुम लोग पढ़े नहीं हो, फिर पढ़े थे घर पे, पढ़ गए थे आज। पदार्थ से बना है और ऊर्जा से बना है, ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा। पूरी दुनिया पदार्थ और ऊर्जा से बनी है। किसने बोला था, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने बोला था। तो जो भी तुमको अपनी आंखों से दिखाई देता है सब क्या है, ऊर्जा है। और उसके अलावा जो भी नहीं दिखाई देता वो क्या, सॉरी, जो भी तुम्हारे आंखों से दिखाई देता है वो पदार्थ है, और जो नहीं दिखाई देता है ऊर्जा। लेकिन हवा जो है वो नहीं दिखाई देता है, फिर भी वो क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान होता है, जिसका भी द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ये बात समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। और ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा किए गए कार्य को, हाँ, क्षमता नहीं, किए गए कार्य को, ठीक ना, कार्य को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और मैंने बताया था इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर है तो उसका क्या होगा, पदार्थ, वो पदार्थ होगा, ठीक है। उस पदार्थ होगा तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, पदार्थ और ऊर्जा से। पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, और ऊर्जा किए गए कार्य को कहता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, पदार्थ हूँ, हवा पदार्थ है, मार्कर पदार्थ है। इसके अलावा जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो पदार्थ है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो ये बात समझ में आ रहा है। अब हमको बात समझना है कि देखो, इस दुनिया, ये पूरी दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, लेकिन दोनों को ही ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँ पदार्थ बना के दिखाओ, नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। कहे कि एक मार्कर बना के दिखाओ तो तुम प्लास्टिक लोगे पृथ्वी से ही, सब कुछ पृथ्वी से लोगे। तो हम लोग कोई किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं, ठीक ना, हम लोग यहीं से ले सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आते हैं किस पे, ऊर्जा पे। ऊर्जा को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर हम कहें कि ऊर्जा को तो उत्पन्न करते हैं, जनरेटर से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ऐसा बात नहीं है। जनरेटर से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक ना। इतना बात समझ रहे हो तुम, ठीक ना। ये तो लिख चुके हो। पोस्ट करो, काटना मत, साइड वाले में होगा। चलो, तो अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा, तो मैंने बोला अभी ऊर्जा क्या होता है, किए गए कार्य को कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य को कहते हैं, ठीक है। इसमें एक बात होता है कि ऊर्जा के कुछ प्रकार होते हैं। अगर तुम देखो, गति के वजह से जो ऊर्जा होती है, किसके वजह से, गति के वजह से जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थिति के वजह से, स्थिति या खिंचाव, किसके वजह से, खिंचाव के वजह से जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। यंत्र में जो ऊर्जा होती है, यंत्र में, उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। अब एक बात और समझो, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, वो क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा, ध्यान से सुनो, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसको भी बोलते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। दोनों के सम को भी बोलते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। कोई पूछे यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। या फिर ये भी जान लो कि यंत्र में जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा। ये बात समझ में आ रहा है। शरीर में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है,
शारीरिक ऊर्जा क्या होती है? शारीरिक ऊर्जा, ठीक ना, शारीरिक ऊर्जा। बात इधर देखो, बात में शारीरिक ऊर्जा, ठीक ना, ये ऊर्जा है हमारे पास। अब हम देखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो मेरे पास एक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पत्थर को यहाँ से फेंक रहा हूँ, तो मेरे शरीर में कौन सी ऊर्जा होगी? शारीरिक ऊर्जा। तो शारीरिक ऊर्जा से मैंने इस पत्थर को फेंका, जब इस पत्थर को शारीरिक ऊर्जा से फेंकेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? गति करने लगा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। यहाँ पे थी शारीरिक ऊर्जा, और मान लो यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। टकराएगा तो ध्वनि निकलेगा, चिंगारी निकलेगा तो फिर लाइट ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। शारीरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा ध्वनि और इसमें। तो ऊर्जा का रूपांतरण होना कहीं पे भी ना उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे तुम लोग देखे हो तीर धनुष, तीर धनुष देखे हो ना, तीर धनुष वाले में क्या होता है कि तुम लोग धनुष को खींचते हो तो खिंचाव की वजह से जो ऊर्जा होगी वो क्या, कौन सी होगी? कौन सी? तुम्हारे अंदर शारीरिक ऊर्जा है, तुमने शारीरिक ऊर्जा से खींचा, तो खींचने से कौन सा? स्थितिज ऊर्जा, खिंचाव की वजह से स्थितिज, और छोड़ोगे तो गतिज ऊर्जा। तो शारीरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और फिर किस में? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। उसके बाद जैसे तुम्हारे पास वो चाबी वाला एक आता था, खेल कार आता था, उसको क्या करते थे? ऐंठते थे, तो ऐंठने से खिंचाव हो रहा ना, स्प्रिंग, और खिंचाव की वजह से कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। शरीर में कौन सी ऊर्जा? शारीरिक। शारीरिक से तुमने स्प्रिंग को घुमाया, घुमाने से क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे उसको छोड़ोगे तो गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा का कहीं पे भी नष्ट नहीं हो रहा है। ऊर्जा क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है, ठीक ना। ये बात समझ में आ रहा है? ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण। तो एक बात समझ लो, ये पूरी दुनिया दो चीज़ों से बनी है, किससे? पदार्थ और ऊर्जा से। और उन दोनों को ही ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उन दोनों को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। फिर मैंने बताया था, इतना बात हो गया था ना, फिर मैंने बताया था कि एक और साइंटिस्ट है। कौन है? एक और साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ और ऊर्जा, हाँ, वो एक ही होता है। इस दुनिया में केवल ऊर्जा ही है। ये बात बताया था ना आइंस्टीन, और बोले कि पूरी दुनिया किससे बनी है? ऊर्जा से मिलकर बनी है। पूरी दुनिया ऊर्जा से मिलकर बनी है। ये बात हो चुका था। ये पूरी दुनिया, मैं भी ऊर्जा हूँ, तुम भी ऊर्जा हो। और ऊर्जा के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, ठीक ना, ऊर्जा को के लिए एक समीकरण दिया, ठीक है। ऊर्जा और द्रव्यमान के लिए एक समीकरण दिया, और ये समीकरण था E बराबर mc²। क्या था? E बराबर mc²। नोट्स का झमेला नहीं है, नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा, केवल झमेला किसका है? समझने का, ठीक ना। उन्होंने ये समीकरण दिया, और इस समीकरण से बताया कि किसी भी वस्तु को अगर c क्या है? प्रकाश की चाल। c क्या है? हाँ, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक ना। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल के वर्ग के से फेंका जाए किसी वस्तु को, तो वस्तु किसमें बदल जाती है? ऊर्जा में। किसमें? ऊर्जा में। जैसे मुझको फेंक दिया जाए किसके स्पीड से? प्रकाश के स्पीड से, तो हम अब वस्तु नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे? ऊर्जा बन जाएंगे, ठीक ना। तो ये स्पीड बहुत होती है, ये स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। इतना स्पीड अभी बना नहीं है। अभी जो हमारे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं उसका भी स्पीड क्या है? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर प्रति सेकंड भी नहीं है, प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। और यहाँ पे क्या है? 3 लाख किलोमीटर, लाख ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। किलोमीटर में लिखे हैं। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ये मीटर में लिखा गया, ये मीटर में लिखा गया, ये किलोमीटर में लिखा है, ठीक ना। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, ठीक ना। और हम लोग जो बना रहे हैं एयरक्राफ्ट, वो उसका जो स्पीड होता है लगभग 2500 किलोमीटर, 2500, 3000 अधिक से अधिक होगा। और घंटा में, 1 घंटा में 2500 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा लगेगा तब, ठीक है। मतलब 250, सॉरी, 2,500 ठीक तो है, 2,500 लिखना नहीं आता तुम लोग को? 2500, 2,500 इसी को बोलते हैं ना।
2500 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट को तो पढ़ा रहे हो ना। 2500 पर घंटा। तो ये स्पीड सोचो कितना कम है। ये 1 घंटा में 2500 किलोमीटर जा रहा है और ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। तो कभी इसके पास पहुंच पाएंगे हम लोग? साइंस कितना भी आगे चला जाएगा नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक ना। साइंस कितना भी आगे चला जाएगा इतना स्पीड हम लोग नहीं बना सकते हैं। कहा जाता है हमारे वेदों के हिसाब से जब दुनिया ख़त्म होगी तो दुनिया पे 12 सूर्य का प्रकाश एक साथ आएगा। 12 सूर्य का प्रकाश एक साथ आएगा। जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी, जब पृथ्वी का अंत होगा, तो कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी पर 12 सूर्य का प्रकाश एक साथ पड़ेगा। थोड़ा इसको देखो, चलो ये हो गया ना 2500 किलोमीटर पर घंटा। मैंने क्या कहा था अभी कि अगर दुनिया का अंत होगा तो 12 सूर्य के बराबर प्रकाश पड़ेगा, जितना अभी प्रकाश पड़ रहा ना। लोग कहे कि अरे वेद में गलती लिखा है, वेदों में गलती लिखा है। 12 सूर्य कहाँ दिखाई देते हैं? कौन 12 सूर्य देखे हो? नहीं ना देखे हैं? तो फिर वेद में जो लिखा है वो साइंटिफिक लिखा है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। उन्होंने कहा कि अभी सूर्य पे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो टोटल सूर्य के प्रकाश का केवल 8% है। बाकी का 92% कौन रोक ले रहा है? ओजोन परत रोक ले रहा है। लेकिन जब पृथ्वी का अंत होगा तो ओजोन परत फट जाएगा और उस समय 100% प्रकाश आएगा, जो कि 12 सूर्य के प्रकाश के बराबर होगा, ठीक है। सोचो अभी इतना गर्मी है तो 12 सूर्य आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक ना। हालत बिगड़ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग प्रकाश के चाल के वर्ग से फेंकते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ऊर्जा में। और इतनी चाल बनाना अभी संभव नहीं है, पृथ्वी में बनाया नहीं जा सकता। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल जो होती है वो 340 लगभग होती है मीटर पर सेकंड। कहाँ पे? वायु में। जल में जाओगे, ये वायु की स्पीड बता रहा है, वायु में ध्वनि की स्पीड। जल में देखोगे तो 1540 मीटर प्रति सेकंड। जैसे जैसे माध्यम ठोस होता जाएगा ध्वनि की स्पीड बढ़ती जाती है। याद रखो, जैसे जैसे माध्यम ठोस होता जाएगा ध्वनि की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे हवा में कण दूर दूर है तो स्पीड क्या था? 340 था। पानी में कण और पास पास हो गया तो स्पीड कितना हो गया? 1540। और लोहा में बताओ कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। लोहा में और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए रेलवे ट्रैक पे कान लगाने से ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। पहले के ज़माने में देखोगे ना, मेला में जाओगे तो एक खिलौना आता था, ठीक ना। खिलौना में क्या किया जाता था कि 2 होते थे, एक कान में इधर बोलने वाला होता था, इधर तार से जुड़ा होता था, और दूसरा आदमी कान में लगा के सुनता था। देखे होगे तुम लोग। उसी से टेलीफोन बना है। टेलीफोन उसी से बना है। यहाँ से तुम बोलते हो और जो बोलते हो वायर से जाता है और दूसरे के कान में सुनाई देता है। तो जितना ज़्यादा ठोस होता जाएगा माध्यम, उसमें चाल उतनी ज़्यादा होती जाएगी। किसकी? ध्वनि की। अब प्रकाश में उल्टा होता है। प्रकाश में उल्टा इसलिए होता है कि खाली स्थान होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, हवा में स्पीड ज़्यादा होगा, पानी में स्पीड कम हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? हवा में स्पीड ज़्यादा और पानी में स्पीड कम। और ध्वनि में इसका उल्टा होता है, हवा में स्पीड कम और पानी में ज़्यादा। ये बात याद रखो, ठीक ना। चलो, इतना बात समझ में आ गया। ये बात E बराबर mc² दे दिए थे। और इसके बाद हमारा क्या हुआ? इसके बाद हम लोग मान गए कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। इतना बात तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। रुको, चलो यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग, पढ़ लिए थे इतना। इसके बाद हमने पढ़ा था विज्ञान को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका। तो मैं उसको अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। विज्ञान को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका बोलोगे? वैज्ञानिक क्या बोलो? वैज्ञानिक विधि बोलो, ठीक ना। किसको पढ़ने का? विज्ञान को पढ़ने का। तो पहला स्टेप मैंने बताया था, इसमें क्या होता है बताओ जी? पढ़ी थी तुम लोग? आई थी संडे को? आए थे ना? देखना। पहला क्या होता है? देखना। दूसरा प्रयोग करना। और ये प्रयोग कैसा होना चाहिए? नियंत्रित। कैसा होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए। फिर मैंने बताया था क्या? संख्यात्मक एवं गुणात्मक तर्क ठीक है। और उसके बाद क्या बताता है? गणितीय रूप दो उसको।
ठीक है, सूत्र के रूप में बना लो, और नहीं बना पाए तो काम खत्म। और उसके बाद क्या करो, भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी अगर सही है तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, ठीक ना। ये स्टेप है क्या, साइंस को पढ़ने के 6 स्टेप है, ठीक है। तो पहले जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का पहले देखा, तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के लिए उन्होंने देखा होगा ना कि किसी कोई भी चीज़ नीचे गिर रहा है। देखने के बाद उन्होंने क्या किया होगा, प्रयोग किया होगा कि कितना बल लग रहा है उस पर। और प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा कि कितना दूरी, मान लो 2 गुना बढ़ाएंगे तो बल कितना घट रहा है, दूरी 4 गुना कम कर दिए तो बल कितना बढ़ा घटा। तो ये संख्यात्मक तर्क देना, और गुणात्मक तर्क मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल क्यों है, ये उन्होंने देखा। और जब ये उन्होंने देख लिया, तर्क दे दिया, तो उसको क्या करना है, अब गणितीय रूप देना है। तो गुरुत्वाकर्षण का गणितीय रूप देखते हो ना, F = G(m1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण का क्या है, गणितीय रूप है। और उसके बाद जब गणितीय रूप मिल गया तो तुम क्या करोगे, भविष्यवाणी करोगे। क्या करोगे, भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी में क्या होता है, भविष्यवाणी में हम लोग बताते हैं, जैसे मैं बताऊं सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना कि 6 महीना बाद लगेगा, 1 महीना बाद लगेगा, तो भविष्यवाणी ही है, और वो सूत्र पे ही होता है। अगर भविष्यवाणी सही हो गई तो तुम्हारा सूत्र सही हो गया। जैसे मान लो अभी देखो कैसे हम लोग यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का क्या है, मान लो तुम पृथ्वी से कोई रॉकेट लॉन्च किए, ये अर्थ है, अर्थ से कोई रॉकेट लॉन्च किए। जब रॉकेट लॉन्च करोगे अर्थ से, तो रॉकेट में फ्यूल बहुत कम होता है, तेल जो होता है बहुत कम होता है। आगे और आसमान में, अंतरिक्ष में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है कि तेल भरवा लोगे, वापस आना भी है ना, तो तेल को बचाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक ना, जाने के लिए आने के लिए, नहीं तो वापस अब रह गए, ठीक ना। तो तेल बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जब मान लो ये पृथ्वी का ज़मीन है और ये चंद्रमा का ज़मीन है, ठीक है, पृथ्वी का ज़मीन और चंद्रमा का ज़मीन, तुमको जाना है चंद्रमा पे, तो तुमको अभी पृथ्वी कुछ एरिया तक खींचेगा। मान लो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहाँ तक होगा ना, वहाँ तक पृथ्वी रॉकेट को खींचेगा। और जब ये गुरुत्वाकर्षण से अपने से निकल जाएगा, तो अब चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण में जैसे ये रॉकेट एंटर करता है, तो वो पॉइंट तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हो गया, और वो किस फॉर्मूले से पता चलेगा, इस फॉर्मूले से। और जब तुमको पता चलेगा कि इतने हाइट पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, तो तुम वहाँ पे अपने इंजन को क्या कर लोगे, बंद कर दोगे। बंद करने से ये होगा कि अब मान लो इस मार्कर को मुझको नीचे गिराना है, तो मुझको इंजन लगाना पड़ेगा इसमें, ये तो अपने आप ना नीचे आएगा, ये अपने आप नीचे आएगा। वैसे ये रॉकेट भी है, रॉकेट जब इसके गुरुत्वाकर्षण में पहुंचता है तो चंद्रमा अपने आप इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो तुमको तेल बचाना है, तो तेल बचाने के लिए क्या करोगे, इस ये जैसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में इंटर करेगा, रॉकेट को क्या कर लो, इंजन को बंद कर दो। और बंद करके ऐसे नहीं छोड़ दो, बंद करके छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा नीचे, और बहुत तेज़ी से गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उल्टा इंजन चलाना पड़ता है। मान लो कभी स्पेस इसरो में भविष्य में तुम साइंटिस्ट बने, तो देखना पड़ता है क्या होता है कि जब रॉकेट को उतारा जाता है तो इंजन को उल्टा चलाना पड़ता है, जिससे क्या हो जाए, जिससे वो धीरे धीरे उतरे, नहीं तो तेज़ी से उतरेगा, गिर जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, भविष्यवाणी करना पड़ेगा। कौन देगा भविष्यवाणी, सूत्र देगा, सूत्र से भविष्यवाणी करता है। तो ये स्टेप हो गया हमारा, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, बल पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ना है, बल। ये मिटा क्या बात कर रहे हो तुम। बल जो होता है, बल किसे कहते हैं, धक्का अथवा खिंचाव को, बल कहते हैं, ठीक ना। ऐसा मत करो कि मूड मेरा खराब हो जाए, ठीक ना। धक्का अथवा खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। और बल के प्रकार होते हैं, तो बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक चाहते थे कि हम बल को इतना सारा बल नहीं पड़े। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ठीक है, पलायन, फिर जाकर तुम्हारा क्या हो जाता है, संपर्क बल, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, बहुत सारे बल पढ़ोगे तुम लोग, बहुत सारे बल, ससंजक बल, असंजक बल। तो इतने सारे बल को पढ़ना मुश्किल है। तो साइंटिस्ट का विचार था कि हम सारे बलों को एक जैसा करके पढ़ लें, मतलब एक पढ़े और सारे बल को पढ़ लें। तो बहुत सारी कोशिश किए गए। आइंस्टाइन का बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग क्या दें, थियरी ऑफ एवरीथिंग दें। क्या दें, थियरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक थियरी पढ़ो, उससे गुरुत्वाकर्षण भी निकल जाए, उससे तुम्हारा सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए एक थियरी से। किसका ये करना था, आइंस्टीन का।
आइंस्टीन का, लेकिन वो उसमें संभव नहीं हो पाए। 2 तक कर दिया, उसके बाद नहीं कर पाए। तो उन्होंने देखो, जो हमारे पास बल होता है, बल को बहुत सारे बल है हमारे पास, ठीक ना, उन सभी बलों को कुछ मूल बलों में बांट दिया गया, उसको बोलते हैं मूल बल। क्या बोलते हैं? मूल बल। मूल बल का मतलब कि ये बल, इन्हीं बलों से सभी बल बने हैं, इन्हीं बलों से सभी बल बने हैं, ठीक ना, मूल बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स का मतलब होता है कि वे बल जो पृथ्वी में मूल रूप में पाए जाते हैं, इन्हीं से सभी बल मिलके बने हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल बल, और ये इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहले तो 2 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में पहले लिख लो, इसको 4 बल होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना, एक तो गुरुत्वाकर्षण हो गया। फिर होता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा होता है क्या? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। 4 बलों में बांटा गया, ध्यान से समझो। और ये होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, ये बात समझ में आया? तो प्रकृति में इन 4 बलों को ही, 4 बलों में ही पूरे बलों को बांट दिया गया। इसमें से ये 2 जो बल हैं, इसको बोला जाता है क्या? स्थूल सूक्ष्म, ये होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक फोर्स, मैक्रोस्कोपिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा वाला फोर्स, बड़ा, इसका परास क्या होता है? बड़ा होता है। और ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक, छोटे बल होते हैं, छोटे रेंज में लगते हैं। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फोर्स, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। 2 तरह के फोर्स हो गए, एक हो गया मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, ये बड़े रेंज के बल हैं। जैसे मेरे तुम्हारे बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और पृथ्वी सूर्य के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज क्या है? बहुत बड़ा है। लेकिन ये दोनों बल नाभिक के अंदर लगते हैं। नाभिक समझते हो? परमाणु देखे हो? परमाणु कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है ना। और परमाणु के अंदर भी नाभिक है, तो नाभिक और छोटा होगा। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म बल। ये क्या होता है? सूक्ष्म बल। कौन कौन? प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इनका परास बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे एरिया में लगते हैं ये, ठीक है। और इनका परास बहुत बड़ा होता है। इन दोनों का परास क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। ये बात लिख लिए, लिख लो। क्या चला? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। ब्रह्मांड के, सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोले? ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच, क्या? किन्हीं 2 पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ये मत समझो कभी भी कि पृथ्वी और इस मार्कर के बीच में ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। पृथ्वी, मेरे और तुम्हारे बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ब्रह्मांड के किसी भी 2 पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता क्यों है? तो द्रव्यमान के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। मेरे पास द्रव्यमान है, तुम्हारे पास द्रव्यमान है, दोनों आदमी क्या करेंगे? मिलके गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन हम एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जाके चिपक जाना चाहिए। अरे तुम भी आकर्षित कर रहे हो, मैं भी आकर्षित कर रहा हूँ, तो मुझको तुमसे जाके चिपक जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल बल होता है, कमजोर बल। दुनिया में जितने भी बल देखोगे उसमें सबसे कमजोर कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखो। अब कहोगे सर ये मार्कर को छोड़े तो जल्दी से खींच ले रहा है, ये मार्कर को तो बहुत जल्दी आकर्षित कर ले रहा है, ठीक ना। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो ये छोटी चीज़ को खींचेगा ना। अब हम तुम लोग छोटे छोटे इंसान, तो हम लोगों में आकर्षण उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो एक द्रव्यमान है m1, क्या है? एक m1 द्रव्यमान का वस्तु है, और यहाँ पे एक m2 द्रव्यमान का वस्तु है, और ये एक दूसरे से क्या है? r दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर? r दूरी पर स्थित है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और आकर्षित कैसे करेंगे? सुनो, आकर्षित कैसे करेंगे? तो F
उन्होंने बोला जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जो कैसे दिया, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। चलो, जितना ज़्यादा द्रव्यमान है, सुनो, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात समझ में आ रहा। और फिर उन्होंने, न्यूटन ने, ये सभी बात किसने बोला है, न्यूटन ने बोला कि जितना ज़्यादा इनके बीच की दूरी जितना बढ़ेगी बल उतना ही कम होगा। दूरी बढ़ने से बल कम होता है, दूरी बढ़ने से आकर्षण कम होता है। किसने बोला, न्यूटन ने बोला कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तुम सुने ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है चंद्रमा की अपेक्षा, चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी बड़ा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा है, और चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ये बात समझ में आ रहा। अब इन दोनों फॉर्मूलाओं को मिलाओगे, इस दोनों को मिला दोगे तो बनेगा क्या, समीकरण 1 तथा 2 से जब मिलाओगे ना तो फॉर्मूला बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर बनेगा। प्रोपोर्शनल बोलो या अनुक्रमानुपाती बोलो, दोनों बात वही है, ठीक ना। तो अब यहाँ से क्या करोगे, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आता है, एक नियतांक आएगा। और नियतांक क्या लेते हैं यहाँ पे, G, क्या लेते हैं, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला बन गया है, गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो सिंपली तुमको याद रखना है कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर सुनो, अगर उन दोनों पिंड में से कोई एक पृथ्वी हो जाए तो उसको गुरुत्व बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। क्या बोले, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो बल लगेगा उसको गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। लेकिन उन दोनों पिंडों में से कोई एक पिंड क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाए तो उसे गुरुत्व बल कहेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। समझ में आ रहा। और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे G क्या है, नियतांक है, और इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ, इंग्लिश में किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये बात समझ में आ रहा है, चलो लिख लो इसको। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये बात समझ में आ गया कि क्या होता है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को, कैमरा में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक ना। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब पिंड का क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ठीक ना। अब बात आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किधर होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो परिणामी दिशा होती है वो भारी पिंड की ओर होती है। किधर होती है, भारी पिंड की ओर। जैसे मान लो कि पृथ्वी और चंद्रमा है, पृथ्वी और चंद्रमा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किधर होगी, भारी पिंड की ओर, पृथ्वी की ओर। समझ में आ रहा ना, पृथ्वी की ओर होगी परिणामी बल की दिशा, ठीक ना। समझ में आ रहा है ये बात। और कोई पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ये पूरी जो सौर प्रणाली है एक दूसरे से बंधी हुई है, क्यों है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। देख रहे हो ना, अरे सूर्य है, बीच में पहला कौन सा ग्रह है, बुध है, फिर और दूसरा कोई ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है तीसरे नंबर पे। तो ये क्यों बंधे हुए हैं, किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होगा तो ये सभी पिंड क्या हो जाएंगे, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाएंगे, पूरे अंतरिक्ष में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण इसको क्या किया है, बांधे रखा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती में बारिश होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा समझ रहे हो, ज्वार मतलब पानी के सतह का ऊपर आना, और भाटा मतलब पानी के सतह का नीचे जाना। तो ज्वार भाटा समुद्र में जब आता है तो क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के नहीं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के समुद्र में ज्वार भाटा आता है।
याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो तुम गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का नहीं बोलोगे, चंद्रमा का। हाँ, और अमावस्या के दिन ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है, ठीक ना। पूर्णिमा के दिन, सॉरी पूर्णिमा के दिन, ठीक ना, अमावस्या के दिन तो अंधेरा होता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक ना। वहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पूरा पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। कहा जाता है कि उस दिन भूत प्रेत जो होगा ज़्यादा खेलते हैं लोग, ठीक ना। नहीं, जो जिस नेचर का होता है उसका नेचर निखर के आता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो उस दिन और अच्छा बन जाओगे। कोई डाइन टोना करता है तो उस दिन और ज़्यादा और टोना करेगा, और डाइन उस दिन एकदम डायरेक्ट लगेगा, ठीक ना। देखते हो ना, पूर्णिमा खोजते हैं पूर्णिमा के दिन। और अगर क्या होता है तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो समझ गए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। स्टार्टिंग में लगा गुरुत्वाकर्षण किसकी वजह से होता है, द्रव्यमान के कारण होता है। पृथ्वी के या किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बाद में देखा गया कि ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल है, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको सुनते जाओ। ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल है जिसके स्थानांतरण से क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल है, छोटा सा कण है, उसके स्थानांतरण के कारण से क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। किसके वजह से, किसके स्थानांतरण से, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन नाम के कण के स्थानांतरण से क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये बात समझ में आ गया। तो सिंपली तुमको जानना है, ये बात समझ गया, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। लेकिन एक बात समझो, तुम कहोगे कि एक भारी वस्तु है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को अगर मैं छत पे से गिराता हूँ, मान लो एक कागज़ है और एक ईंट है, दोनों को मैं छत पे से गिराया तो ईंटा पहले आएगा, कागज़ बाद में आएगा। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को तब किया गया जब पूरा हवा को हटा दिया गया, वायु को हटा दिया गया, और फिर ईंटा को और किसको, कागज़ को एक साथ गिराया गया। तो इस समय दोनों एक साथ नीचे गिरे। मेरा बात समझ रहे हो। एक्सपेरिमेंट किया गया तो पहले एक्सपेरिमेंट में हवा था, वातावरण था, और वातावरण के वजह में हमने किसी दो चीज़ों को गिराया, हल्की चीज़ और भारी चीज़ को। तो भारी चीज़ पहले गिरी और हल्की चीज़ बाद में गिरी। लेकिन मैंने हवा हटा दिया, हवा को हटा के और उसके बाद दो चीज़ों को गिराया, तो उस समय क्या हुआ, दोनों साथ में नीचे गिरे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हवा या कोई और माध्यम होता है तो गति का क्या करता है, विरोध करता है। गति का क्या करता है, विरोध। तो कागज़ जो है वो फैला हुआ है, तो हवा उसको क्या करेगा, विरोध करेगा, तो उसको टाइम लगेगा। और ईंट जो होता है उस पर हवा का विरोध कम लगेगा, तो वो जल्दी गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो ये तुम्हारा बात हो गया किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक ना। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सबसे दुर्बल बल होता है। लिख लो, क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण। तो ये बात हो गया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, समझ में आ गया ना। बस इतना ही समझना है कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और ये क्या होता है, द्रव्यमान के कारण लगता है। बाद में देखा गया कि ये ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल के स्थानांतरण के कारण लगता है। और उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि ये दुनिया का सबसे दुर्बल बल है। इतना बात याद रखना है। और दूरी बढ़ाने से गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, घटता है? दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा ना। अरे दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण घटेगा। और मान लो 2 गुना दूरी को बढ़ा दिए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम होगा, 2 गुना दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम होगा, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। अरे फार्मूला अभी देखे हो ना, F = Gm1m2/r²। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो दूरी को 2 गुना बढ़ाओगे तो बल कितना गुना कम होगा, 4 गुना। स्क्वायर है इसीलिए। अच्छा, दूरी को आधा कर दोगे तो बल कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। आधा नहीं, डबल नहीं होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा ना। दूरी को अगर डबल करते हो तो बल कितना हो जाएगा, डबल। मतलब अरे दूरी को बढ़ाया जाएगा। दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, कम होगा। और दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। अगर मैं दूरी को 2 गुना बढ़ाता हूँ तो बल 4 गुना घटेगा। और दूरी को मैं आधा कर देता हूँ तो बल 4 गुना बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात। अगर मैं दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया तो बल कितना गुना घटेगा कि बढ़ेगा, 9 गुना घटेगा। अरे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। अगर मैं दूरी को 1/3 कर दिया
तो बल कितना गुना बढ़ेगा? 9 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ चलो, अब हमको पढ़ना विद्युत चुम्बकीय बल। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट संडे को, ठीक ना। वैद्युत चुम्बकीय बल, सुनो, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल। किसके बीच में? आवेशों के बीच में। आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा, देखो यहाँ वहां पे केवल आकर्षण था, लेकिन ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। और इस बल के बारे में कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे। किस नाम के? कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस बल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, और सिंपल एकदम वैसे ही फॉर्मूला दिया। मान लो एक आवेश है Q1। अच्छा एक बात समझते हो, तुम लोग 10 में पढ़े होगे, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? अरे आकर्षण होगा रे कहता, आकर्षण होगा ना, और प्लस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक ठीक ठीक। प्लस प्लस के बीच में या माइनस माइनस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण। समझ में आ रहा है ये बात? विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। ये बात समझ में आ रहा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? तो कूलाम ने, किसने? कूलाम ने। वहां पे कौन बोले थे? न्यूटन। वहां पे कौन बोला था? न्यूटन। यहाँ पे कौन बोलेगा? कूलाम। कूलाम ने क्या बोला कि दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो जो बल होगा, कौन सा बल? वैद्युत चुम्बकीय बल। वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। वही चीज़ है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो अभी पढ़े ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों को मिला देंगे तो समीकरण 1 तथा बस दोस्त ये बन जाता है। क्या फॉर्मूला? F प्रोपोर्शनल टू क्या? Q1 Q2 बटा r²। अब बताओ, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे ना, तो क्या आएगा? नियतांक। और यहाँ पे K एक नियतांक आता है, Q1 Q2 बाई r²। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या? विद्युत चुम्बकीय बल का। किसका बन गया? विद्युत चुम्बकीय बल का। Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश। धन आवेश ऋण आवेश बोलते हो ना, वही आवेश है। तो मेरा बात समझ में आया? क्या बोले? दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत चुम्बकीय बल बोलते हैं। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण। और कूलाम के हिसाब से बल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई r²। K क्या है? नियतांक है। तो बस इतना ही आज के लिए, और उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और सुनो, हाँ चलिए, तो इसके बाद हम लोग कल देखते हैं, ठीक ना। आज तो कुछ लड़के कम हैं, ठीक है। जब पूरे लड़के आ जाएंगे, कितने लड़के? 60 लड़के हैं। 60 लड़के हैं, 5 ऑप्शन। चलो